हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये देखिए, ये भी समान अध्ययन का सेकंड पेपर है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल एवं पर्यावरण और कृषि साथ में, ठीक है। प्लस करंट अफेयर हैं आपके मार्च प्लस अप्रैल के, ओके, 2023 के। तो चलिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी और आरओ की, तो आरओ का तो एग्ज़ाम संडे को है। अब उसके लिए तो ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, यूज़फुल है, बट यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल है। और मेरे चैनल पे 40 प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पेपर अपलोड है, तो जिसे भी प्रैक्टिस करनी है वो चैनल पे जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और उसमें अन्य कोचिंगों के हैं, जैसे दृष्टि के हैं, जीएस वर्ल्ड के हैं, ध्येय आईएएस के हैं, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान है। हो सकता है कि ये 2022 की हो, लेकिन रिलीज लेट में हुई हो, तो इसलिए क्वेश्चन ये उस सन का है। बट देख लेते हैं है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है 8वीं या 8वां, बी 9वां, सी 12वां या डी 15वां, ठीक है। देखिए, इसे स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। आपको जारी करता जरूर याद रखना है। और 131 देशों में से भारत वर्ष 2022 में जनसंख्या भारित औसत PM 2.5 स्तर और PM 53.3 ग्राम के साथ 8वें स्थान पर है। तो अतः विकल्प आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। ऑप्शन है भारत मौसम विज्ञान विभाग, बी राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लैंड स्लाइड एटलस, क्योंकि लैंड स्लाइड खूब हो रहे हैं जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, तो आपको ये घटना खूब देखने को मिल रही है। और एक साल के अंदर न जाने कितने चक्रवात भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो इन चीज़ों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। हालांकि हर देश की सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, पर चूंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और लोगों ने इतना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है कि जिससे ये चीज़ें बढ़ ही रही हैं। तो ऑप्शन हमारा है कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC के द्वारा जारी किया गया है या किया जाता है। यह देश में भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत मार्गदर्शिका। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसरो के सहयोग से राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 मार्च, बी 15 दिसंबर, सी 15 मार्च या डी 24 दिसंबर। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में हम देखते हैं क्या है सही। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लेकिन वर्ष 2023 का जो विषय है, क्योंकि थीम अब खूब पूछी जा रही है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो देख लेते हैं हम इसको। देखिए, अगर हम बात करें कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, तो इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2023 का शुभारंभ भी हुआ और 36 महिला वॉश चैंपियंस को सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी जल शक्ति मंत्रालय। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिथ्रोटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। ऑप्शन सेकंड, एरिथ्रोटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, बी केवल फर्स्ट सत्य है, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी केवल सेकंड सत्य है। देखते हैं। देखिए, जो एरिथ्रोटोल होता है यह एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल,
जो लोगों ने बनाया हो, जैसे कोई चीज़ नहीं है, मान लो चीनी आपके यहाँ नहीं है, या पहले गुड़ चलता था, गुड़ के साथ साथ में चीनी भी बना दी गई, मिश्री भी बना दी गई, अब उसी में कुछ कुछ चीज़ें मीठी और भी बना दी गई। तो जैसे जो नेचुरल मीठी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल हो गई, जो जिनको हम लोगों ने प्रोसेस करके बनाया वो हो गई कृत्रिम, है ना। तो कह रहे हैं यह एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। तो कथन एक सही है आपका। सेकंड बात करते हैं कि शोध के नतीजों से पता चला है कि एरिथ्रोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। कथन दो भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में भारत और डैश के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन है मंगोलिया, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी सिंगापुर। आपने हाल में पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि एक या दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। तो कह रहे हैं एक्सरसाइज बोल्ड आपका जो कुरुक्षेत्र में किया गया, तो मार्च 2023 में जो ये एक्सरसाइज किया, ये सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। वह भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास था तथा इसकी मेजबानी भारतीय सेना ने की थी। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना। ठीक है, तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर के बारे में बात करते हैं। ये आपका जो टाइगर रिजर्व है, हाल ही में तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने इस KMTR के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखी है और इसे आखिरी बार 127 वर्ष पूर्व 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। तो मतलब अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो ये पहला टाइगर रिजर्व है मुंडनथुराई, ठीक है, रिजर्व जो घोषित किया गया था, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। यानी कि कलक्कड़ मुंडनथुराई को टाइगर रिजर्व जो पहली बार घोषित किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, बी केरल, सी असम या डी मिजोरम। तो ऐसे बहुत फेमस है, हर किसी को पता होगा। आपको पता ही होगा कि यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और हाल ही में इसे विश्व की सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है। इस उत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थित यह स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया। ऑप्शन है पथमित्र, बी बाहुबली, सी पथरक्षक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि विश्व का जो पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है, जो 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ में वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया और इसे बाहुबलीश नाम दिया गया है। तो अतः विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बाहुबली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2023 MIX CE 23 में भाग लिया? ऑप्शन है INS तर्कस, बी INS प्रलय, सी INS सतपुड़ा या डी INS त्रिकंद। ठीक है, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास INS त्रिकंद ने 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित IMX 23 में भाग लिया। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, INS त्रिकंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 एबल पुरस्कार जीता? ऑप्शन है लुइस कैफरेली, बी डेनिस पी सुलीवन, सी हिलेल फस्टर्नबर्ग या डी एवी विक्टरसन। ठीक है, थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन होता है कभी कभी, तो फंस ही जाती है जीवन, है ना। देखिए लुइस कैफरेली ने मुक्त सीमा समस्याओं तथा मोंगे एम्पियर समीकरण सहित अरैखिक आंशिक अवकलन समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत के में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 एबल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए हो जाएगा लुइस कैफरेली। चले हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए निकहत जरीन, बी लवलीना बोगोहेन, सी मैरी कॉम या डी परवीन हुड्डा। 2023 की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में, तो निकहत जरीन दूसरा विश्व खिताब तथा लवलीना बोगोहेन पहला विश्व खिताब ने इस वर्ष बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। तो ऑप्शन जो नीचे कोड दिए गए हैं, क्योंकि 2 लोगों ने जीता है तो इसलिए कोड बना दिए जाते हैं इस तरीके से आंसर में। तो यहाँ पर बोल दिया है उन्होंने कि ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट और सेकंड। तो यही हमारा सही है कि केवल फर्स्ट और सेकंड निकहत जरीन और लवलीना बोगोहेन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए क्षेत्रफल, बी समाज, सी वर्षण, या डी जनसंख्या। तो कह रहे हैं कि पैटर्न है ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, कौन सा घटक, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी आपकी समझ पे बेस्ड और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर। तो किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को, ठीक है, वनस्पति के बारे में है, तो देखते हैं क्या होना चाहिए। देखिए वर्षा और हिमपात, क्योंकि ये वनस्पति पैटर्न के हिसाब से बात हो रही है उसी के विषय में, तो कह रहे वर्षा और हिमपात दोनों वर्षण के रूप में हैं जो वनस्पति वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आप सोच रहे होंगे आपकी वर्षण यानी कि बारिश, रेन, और हिमपात कैसे प्रभावित करते होंगे। देखिए जिस क्षेत्र में ज़्यादा पानी बरसेगा, ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ पे छोटी छोटी वनस्पतियाँ, छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे और काई और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी। जहाँ बारिश कम होगी वहाँ ये चीज़ें कम होगी। अच्छा, जहाँ हिमपात का मतलब होता है बर्फबारी, जहाँ पर बर्फबारी होगी वहाँ पर भी वो पौधे सर्वाइव कर पाएंगे जो वहाँ के लिए बने होंगे या जिनकी प्रकृति या नेचर वैसा ही होगा। तो ये चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें प्रभावित करती है, बट ऑप्शन में यहाँ क्षेत्रफल, समाज, वर्षण और जनसंख्या दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा वर्षण। अगर ऑप्शन में दिया होता फर्स्ट सेकंड थर्ड करके और यहाँ पर वर्षण के साथ हिमपात भी दिया होता तो फिर आपके वो दोनों सही हो जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्स सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए इसका नाम काफ़ी बड़ा है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन ए ILO, बी WHO, सी यूनिसेफ, या डी यूनेस्को। चिल्ड्रन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो देखिए ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने एक रिपोर्ट जारी की। अगर ILO ना होता तो ज़्यादातर गेस आपका यूनिसेफ पर ही जाता। चूँकि यहाँ पर दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये काम किया यानी ये रिपोर्ट जारी की है, तो वही बात है कि एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक प्योर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन है। तो विकल्प बी यानी कि और यहाँ पर इस तरीके से कूट दिया है, ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और फोर्थ, या डी केवल थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड है आपका, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, किसने किसने किया, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, दोनों ने मिलकर इसको निकाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहे वीमेन बिजनेस एंड दी लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है। ऑप्शन है उच्च आय वर्ग देश, बी मध्य आय वर्ग देश, सी निम्न मध्यम आय वर्ग देश, या डी निम्न आय वर्ग देश। तो ये एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा अब क्योंकि नई काफ़ी रिपोर्टें रिलीज़ होने लगी हैं तो ध्यान देना है। वीमेन बिजनेस एंड दी लॉ WBL 2023 रिपोर्ट, तो इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और यह वार्षिक रिपोर्टों की श्रृंखला में नवा संस्करण है जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले विधियों एवं विनियमों का विश्लेषण करती है। देखिए मोटा मोटा मतलब ये समझिए 190 अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कहीं ना कहीं 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इन्होंने एनालाइज किया और इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जैसे महिलाएं आगे आती है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपका मन है जॉब करने का लेकिन आपके पास कोई जिम्मेदारी है,
आपका मन है जॉब करने का, आप अच्छा कर लेती हैं, लेकिन उस संस्था में उस तरीके की चीज़ें नहीं है, तो क्या क्या बैरियर आते हैं उनके बारे में ये एनालाइज किया गया, विश्लेषण करती है। क्योंकि समाज में महिलाओं का आगे बढ़कर आना जरूरी है, समाज में इक्वलिटी लाना जरूरी है। समाज में केवल एक महिला इसलिए नहीं कमाती है, तो कई बार ये मतलब नज़रिया होता है कि वो सिर्फ पैसे नहीं कमाती। जब एक महिला पैसे कमाती है तो उसका भी इकोनॉमी में वही योगदान होता है, कंट्रीब्यूट होता है, जो एक जेंट्स का या जो जब पुरुष कमाता है तो समाज में जो प्रभाव पड़ता है वही, तो इसलिए ज़रूरी है। तो काफ़ी ठीक रिपोर्ट है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारा सी है। यहाँ पर जो भारत के संदर्भ में है कि भारत निम्न मध्यम आय वर्ग देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए सतत भविष्य हेतु, वर्तमान में लैंगिक समानता, बी महिला नेतृत्व, कोविड-19 विश्व में एक समान भविष्य, सी अनुवांशिक समानता, महिलाओं के अधिकार, या डी डिजिटी ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी थीम क्या थी। तो हम अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी डिजिटी ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और उसका इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी ये थीम थी 2023 की। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सबसे कम विकसित देश, बी व्यापार तथा अवसंरचना विकास, सी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, या डी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। दोहा के बारे में, तो दोहा राजनीतिक घोषणा जो है वो अल्प विकसित देश यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री 5 पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेताओं द्वारा सदोहा राजनीतिक घोषणाकार के अंगीकरण के साथ संपन्न हुआ। इस तरीके से ऑप्शन ए है सबसे कम विकसित देश। ठीक है, किससे संबंधित है? सबसे कम विकसित देश से, है ना। कुछ और चीज़ें भी रहती है, इसलिए मैं आपको PDF सेंड करती हूँ, तो आप उससे चीज़ों को और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका कारण ही बिना मतलब का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको PDF सेंड कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन बीम थेरेपी PBT का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एल्जाइमर, बी कैंसर, सी तपेदिक, या डी निपा वायरस। ठीक है, देखिए प्रोटॉन बीम थेरेपी जो PBT होता है, PBT एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन की किरण बीम का उपयोग करता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, बी कृषि विस्तार, सी शहरीकरण, या डी लॉगिंग। ठीक है, तो अगर बात करें हम अमेजन के वर्षावनों में वनोन्मूलन की, तो यह मुख्य रूप से कृषि, विशेष रूप से पशुपालन तथा सोयाबीन की खेती के लिए भूमि के बड़े हिस्से के नियोजन से प्रेरित है। तो इससे वर्षावन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई होती है। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कृषि विस्तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बी ब्यूरो ऑफ काउंटरटेररिज्म USA, सी आतंकवाद रोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, या डी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। देखिए आपने कहीं ना कहीं ये जो वैश्विक सूचकांक होते हैं, रिपोर्टें होती जारी होती, वो रिपोर्टें तो आप पढ़ लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं कि करंट अफेयर में आपने, या मैराथन चल रही है बहुत सारी, तो आपने पढ़ ही लिया होगा। बट क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे, तो टेस्ट सीरीज़ में वो जो क्वेश्चन बन के आते हैं करंट अफेयर के साथ में, तो उसे ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा वो यहाँ पे गलत कर सकते हैं, अच्छा वो इस जगह को मिसमैच कर सकते हैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर बात करें कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो होता है GTI 2023, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक थिंक टैंक द्वारा टेररिज्म ट्रैकर के डेटा का उपयोग करके प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चूँकि 40+ टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है आपको उसको प्रैक्टिस करने में। जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा हो, उसे ना पता हो चैनल का नाम, तो आप टेलीग्राम प्लस यूट्यूब पर @resource
UPPSC सर्च करेंगे तो आपको लोगों के साथ में मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें देखिएगा सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट पेपर ही मिलेंगे। कुछ कुछ वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बनाया हुआ है, वो वीडियो भी मिल जाएंगे। प्लस मैंने 2024 2023 RO हिंदी इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आपको ऐसी एक एक वीडियो को स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूरी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सही से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष रैंक हासिल की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपका 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा या डी रॉसकॉस्मोस। देखिए अगर बात किया जाए कि टेम्पो मिशन किसने लॉन्च किया, तो टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, यानी टेम्पो का जो फुल फॉर्म है, तो टेम्पो नासा का एक उपकरण है जो अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है। तो इस तरीके से अगर बात करें कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, नासा के द्वारा। ठीक है, मतलब नासा ने लॉन्च किया। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, तो इसे फ्लोरिडा से। स्पेस एक्स आपने नाम सुना, युगत 3 सालों में खूब चर्चा में रहा है। कह रहे हैं स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषकों और उसके उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी करने की अनुमति देगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको आप PDF से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या डी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए कंपनियां जो होती हैं उनको कितने प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है? मिनी रत्न है ना, मिनी रत्न हो गया, नवरत्न हो गया। तो ये कंपनियां इस तरीके से रखी जाती है, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI मार्च 2023 में इसे भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो इस तरीके से विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, जिसे अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। यह संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो कम्बम अंगूर हैं जिसको GI टैग हाल ही में मिला, यह तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बम पनीर थ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 11 अप्रैल या डी 12 अप्रैल। तो देखिए जो भारत ने 5 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने का जो मतलब कि मनाने की जो डेट फिक्स हुई वो 5 अप्रैल है ना। जो वर्ष यानी कि ये अभी से नहीं, 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय वाणिज्य पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद दिलाता है। तो ऑप्शन बी है 5 अप्रैल। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन है चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान या डी रूस। तो अगर हम बात करें कि जो सामाजिक रूप से अलगाव का एक रूप है हिकिकोमोरी, तो ये आपका जापान में 1990 के दशक में उन युवा वयस्कों का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था जो समाज से अलग हो गए थे और लंबे समय तक अपने घरों में अलग थलग रहे थे।
तो ऑप्शन सी सही है कि ये जो कहा जाता है वो जापान देश में कहा जाता है, ठीक है, या प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या डी हरियाणा। तो बैसाखी महोत्सव आपको पता ही है आपका डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन निदेशालय द्वारा 13 से 15 अप्रैल को किया जाता है। हालांकि बैसाखी आपका पंजाब के साइड में और थोड़े से उधरी के क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन जब इसको जो महोत्सव मनाया गया बैसाखी 2023 ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो कई बार कई महोत्सव कहीं और भी मनाए जाते हैं जम्मू एवं कश्मीर। 2023 को इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाघ गणना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सेकेंड, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकेंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो अगर हम बात करें बाघ गणना 2020 के बारे में, तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए जिसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि को दर्शाया गया। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कह रहे हैं कि शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में मिसमैच कर दिया कि गिरावट देखी गई, गिरावट नहीं वृद्धि देखी गई, इसलिए ऑप्शन सेकंड गलत हो जाता है और ऑप्शन फर्स्ट ही यानी बी ऑप्शन हमारा केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? ऑप्शन है इजराइल, बी सूडान, सी यूक्रेन या डी यमन। तो देखिए इस तरीके से जब देश के नागरिक किसी दूसरे देश में फंसे होते हैं तो कोई ना कोई ऑपरेशन भारत की तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो भारत ने कावेरी ऑपरेशन शुरू किया ये आपका सूडान देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कावेरी ऑपरेशन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन द्वारा, बी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सी विश्व बैंक द्वारा या डी एशियाई विकास बैंक द्वारा। तो विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो विश्व विकास रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये आपकी विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज प्रकाशित की है। तो विकल्प बी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हो सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, विश्व बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? ऑप्शन है 2023-2031, बी 2020-2030, बी 2024-2035 या डी 2023-2027। तो अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो अवधि है तो इसे क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अगर इसकी बात करें कि कब से कब तक अवधि है तो इसकी 2023 तो 2031 तक की अवधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 अप्रैल, बी 18 अप्रैल यानी 18 अप्रैल, सी 26 अप्रैल और डी 11 अप्रैल, ठीक है। तो बात करें अगर तो विश्व विरासत दिवस आपका वर्ष 1982 से अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा 18 अप्रैल को स्मारक और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा या डी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अगर बात करें कि भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना की तो भारत की प्रथम जल निकाय जनगणना आपके जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जो भारत में जल स्रोतों की एक व्यापक सूची प्रदान करता है तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं और अतिक्रमण के विभिन्न स्वरों को
स्तरों को उजागर करता है, इनको उजागर करता है कह रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि जो जनगणना की गई है तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपकी जो निकायों की संख्या सबसे अधिक है, अगर वो बात करें किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में आपका, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुष्करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया। ऑप्शन है वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ या डी अयोध्या। पुष्करलू महोत्सव की अगर बात की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मनाया जाने वाला 12 दिवसीय त्यौहार है, जिसे गंगा पुष्करम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया। ऑप्शन है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो हम यहाँ बात करते हैं साथी पोर्टल की। तो देखिए भारत सरकार ने बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपका कथन सेकेंड यहाँ पर सही है और कह रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ FW के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम के साथ विकसित किया गया है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, बी USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी कनाडा से या डी जापान से। तो देखिए मोंटेवीडियो मारू यह एक जापानी व्यापारी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्ध बंदियों को ले जाते समय डूब गया था। तो विकल्प यहाँ पर डी सही है, जापान। हाल ही में इसे दक्षिण चीन सागर में 4000 मीटर 13000 फीट से अधिक की गहराई पर फिलीपींस के लुजोन द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर खोजा गया है। यानी जो 1000 वर्ष पहले डूब गया था उसे अब खोजा गया है। तो ऑप्शन डी है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी डेनमार्क, सी जर्मनी और डी अर्जेंटीना, ठीक है। तो देखिए नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की अगर बात करें तो हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक में भारत और UK ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है USA, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया या डी चीन, ठीक है। तो देखिए मार्च 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5वीं भारत अमेरिकी वाणिज्यिक वार्ता 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये करंट के क्वेश्चन है। तो चलें आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें? ऑप्शन ए प्राकृतिक रबड़, बी जूट, सी कपास या थर्ड कपास, फोर मोटे अनाज। कह नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर, बी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट और सेकेंड। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो भारत मतलब पश्चिम बंगाल तो है ही अपने में, तो जूट वहाँ खूब मात्रा में होता है, जूट कपास। तो इस तरीके से अगर हम गेस भी करते हैं तो प्राकृतिक रेशम की बात हो रही है। कपास, जूट, भांग और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार प्रमुख रेशे वाली फसलें हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, मोटे अनाज तो उगाए जाते हैं लेकिन ये रेशे वाली फसलें नहीं है। कपास, जूट, भांग तीनों मिट्टी में उगने वाली फसलों से प्राप्त होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशम हरी पत्तियों, विशेष रूप से शहतूत पर पलने वाले रेशम के कीड़ों, है ना, रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। तो पता है। देखिए अब थोड़ा सा इन्होंने बता दिया। कपास मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। दक्कन के पठार की काली कपास मिट्टी के सूखे भागों में कपास अच्छी तरह उगती है। तो इस तरीके से देखिए कपास खूब होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ होता है ये, किस किस क्षेत्र में भारत में? प्रमुख कपास उत्पादक राज्य आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप गेस वर्क में जाएंगे तो कुछ ऑप्शन आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है? ऑप्शन है 15 जून, बी 24 अप्रैल, सी 8 जुलाई, या डी 14 अगस्त। राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे सवाल तो बहुत सिंपल है, बट जो पहली बार इनको अटेंड कर रहा है, जो एस्पायरेंट है, जो अभी अभी तैयारी को शुरू किए हैं, तो इतनी जल्दी से गेस वर्क नहीं हो पाएगा। देखिए अगर बात करें पंचायती राज की, तो वैसे ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन 24 अप्रैल को कब से? 2010 से इसको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम होने का प्रतीक है, यानी कि पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान PRI, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, संवैधानिक बनाया गया और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। अगर आप वर्ष 2023 पंचायती राज की थीम की बात करें तो इसकी थीम है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव या उत्सवार। ठीक है, उत्सवार है। तो 24 अप्रैल सिंपल हमारा है कि 24 अप्रैल को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन ए, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। सेकंड, इसमें कहा गया कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कोड है ऑप्शन ए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी केवल फर्स्ट। अब देखो इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि वर्ष 2025 तक, अभी 2024 चल रहा है और भारत तो चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो आपको यहाँ पे आइडिया लगाना कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सेकेंड बात कि यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इन्होंने यहाँ पे द्विवार्षिक कह दिया। ठीक है, तो अपने आप में दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, यानी ना तो फर्स्ट सही और ना ही सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट क्यों प्रकाशित की जाती होगी, इससे क्या लाभ होगा या इससे क्या जानकारी मिलेगी? तो देखिए, जो जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकास और रुझानों को कवर और विश्लेषण करता है, साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों, देशों और जनसंख्या समूहों और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इससे कैसे पता चलता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कई जो देश है वहाँ पे खाने की इतनी भूखमरी रहती है कि लोग मिट्टी की ही रोटी बनाकर खाते हैं। जब ये इस तरीके की रिपोर्टें प्रकाशित होती तो वहाँ की चैलेंजेस सामने आते हैं और फिर जो संयुक्त राष्ट्र है वो इसके लिए काफ़ी प्रयास करता है। और भी कई सारी एजेंसियाँ हैं UN की, या मान लो काफ़ी ऐसे हैं NGO जो इसके लिए फिर प्रयास करते हैं, है ना। तो इसलिए इससे ये सब लाभ होते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए S तरंगे, बी L तरंगे, सी P तरंगे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहे हैं ठोस, तरल और गैसीय।
देखिए कुछ तरंगें होती हैं जो ठोस में प्रवाहित होती है, कुछ गैस में, तो उसी के विषय में डिफरेंस बताना है। तो भूकंप तरंगें मूलतः दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र पर ऊर्जा के मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भागों से होते हुए सभी दिशाओं में घूमती है। सेकेंड है कि भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की होती है, पी और एस। पी तरंगें सबसे तेज चलती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। वे गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार में पदार्थों में जाती हैं। कुछ चीज़ें और अच्छी दी गई हैं। ये ज्योग्राफी का फेवरेट क्वेश्चन है, आता जरूर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पी तरंगे। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी भू आकृतियों में से एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है लेकोलिथ, बी बेथोलिथ, सी डाइक या डी लेपोलिथ। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी भू आकृति के बारे में बात हो रही है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके बाद में कुछ भू आकृतियाँ बनती हैं। आपको पता है नीचे से जब एनर्जी रिलीज होती है तो कोई ना कोई आकृति बनती है, क्योंकि नीचे से उसके साथ में लावा के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर बैथोलिथ की बात करें तो मैग्मेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो भूपर्पटी की अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। वे सतह पर तभी प्रकट होते हैं जब अनाच्छादन प्रक्रिया ऊपरी पदार्थ को हटा देती हैं। तो कह रहे हैं लेकोलिथ ये बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं जिनका आधार समतल होता है और नीचे से पाइप जैसी नली से जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं? तो ये आपके लेकोलिथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। स्थित होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, लेकोलिथ के रूप में जाना जाता है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। जब कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं डाइक के बारे में, लेकोलिथ, बैथोलिथ, तो ये वहाँ पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल हैं। सेकंड, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसरित परिसीमा का उदाहरण है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं विवर्तनिक प्लेट के बारे में। अभिसरित परिसीमा, तो इसका निर्माण तब होता है जब विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। इन्हें विनाशकारी सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन ओरेगन तटरेखा, ठीक है, और सागरीय महाद्वीपीय अभिसरित परिसीमा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास नहीं है, आपको पता है वाशिंगटन ओरेगन तटरेखा है इसका एक एग्जाम्पल कहें तो, है ना। और अगर आप ऑप्शन सेकंड की बात करेंगे, सेकंड तो ऐसे ही क्या नाम है गलत हो गया, लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि प्लेट इंटरेक्शन नए क्रस्ट के निर्माण या मौजूदा क्रस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना, अब प्लेट के बारे में आपको तब पता चलेगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सकती है अगर आपने प्लेटों का अभिसरण और जो प्लेटें साथ में मिलती, कंडक्शन जोन, ये पढ़े हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा है तो फिर प्लेटें कैसे मिलती हैं और कैसे दूर जाती हैं, फिर उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ये थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होगी। जो भी एस्पायरेंट है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े से आपको समझ में आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वैसे ये एकदम से बढ़िया से समझ में आएंगे। ठीक है, ये पहले नहीं आते हैं, मैं भी इनको खूब पढ़ती थी पहले, मुझे ये नहीं ज़्यादा समझ में आते थे और मुझे लगता था कि क्यों ये आंसर सही है, ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है कि ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है। ऑप्शन ए ज्वार, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी गुरुत्वाकर्षण या डी पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, तो ध्रुवीय पलायन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त नहीं है, इसका भूमध्य रेखा पर उभार है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल बढ़ता जाता है। वेगनर के अनुसार अपकेंद्रीय बल में इस वृद्धि के कारण ध्रुवीय पलायन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है कि पृथ्वी का परिभ्रमण। करें ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है तो पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भूप्रपट्टी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड सोडियम, थर्ड पोटेशियम या फोर्थ
मैग्नीशियम। ठीक है, भूपर्वटी के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, जब आप परसेंटेज से अगर आपको क्लियर है तो आपको बढ़िया से मालूम हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका 2.1% रहता है, पोटेशियम आपका 2.6%, सोडियम 2.8%, कैल्शियम 3.6%, आयरन 5.0% और एल्यूमिनियम 9.1%। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं ऑप्शन को तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा आरोही क्रम में बताना है, घटते से बढ़ते के। ठीक है, मैग्नीशियम सबसे कम रहेगा, फिर पोटेशियम, फिर सेकेंड आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा वैसे भी परसेंटेज में ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है खनिज विज्ञान, बी पेट्रोलॉजी, सी कोशिका विज्ञान या डी जीवाश्मिकी। तो देखिए, खनिज विज्ञान यह एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो खनिजों के सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें उनके भौतिक गुण और घटना, आंतरिक संरचना, आंतरिक क्रिस्टल संरचना और प्रकृति में वितरण के बारे में स्थितियों की उत्पत्ति शामिल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है। ऑप्शन है ओखोटस्क सागर, बी टायरेनियन समुद्र, सी भूमध्य सागर या डी सार्गेसो सागर। तो अगर हम बात करें कि ओखोटस्क सागर, यह पूर्व में रूस के कमचटका प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में कुरिल द्वीप महाद्वीप द्वीप समूह से दक्षिण पश्चिम में जापान के होकाइडो द्वीप से दक्षिण पश्चिम में सखालिन द्वीप रूस से और उत्तर एवं पश्चिम में रूस के पूर्वी तट से घिरा हुआ है। अगर बात करें कि किसी सागर की कोई तटरेखा नहीं है तो वो आपका है सार्गेसो। कहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम सार्गेसो सागर की पश्चिमी सीमा स्थापित करती है, जबकि समुद्र को उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखी धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो अगर किसी सागर की तटरेखा नहीं, वो है आपका सार्गेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन है मोजाम्बिक धारा, बी अगुलहास धारा, सी कुरोशियो की धारा एंड डी फॉकलैंड की धारा। तो मोजाम्बिक धारा यह हिंद महासागर में एक गर्म सतही जल धारा है। क्वेश्चन जो पूछा कि महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, इनमें से कौन, वो आपकी हो जाएगी कुरोशियो धारा, जो कि आपकी महासागरीय प्रशांत धारा से संबंधित है। ठीक है, तो चूंकि अब कल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। ऑप्शन है रूब अल खली मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी अरब का मरुस्थल या डी कालाहारी मरुस्थल। तो कह रहे हैं कि कौन सा एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। देखिए, गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट आपको आइडिया हो ही गया होगा, आपने इनका तो नाम सुना ही होगा। अरब का भी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। हो सकता है कि रूब आप खाली मरुस्थल का नाम ना सुना हो या सुना भी हो। तो अगर हम बात कर लें एक एक करके, रूब अल खली मरुस्थल ये विश्व में सतत रेत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल के 1/4 से अधिक हिस्से पर स्थित है और इसकी स्थलाकृति विविध है। ठीक है, गोबी मरुस्थल की अगर आप बात करें तो यह दक्षिणी मंगोलिया और उत्तर पश्चिमी चीन में मंगोलियाई, अल्ताई और खांगई पहाड़ों और हिमालय पठार के बीच स्थित है। कौन? गोबी मरुस्थल। थर्ड बात करें अरब का मरुस्थल, तो ये मरुस्थल का एक बड़ा हिस्सा है, सऊदी अरब की राजनीतिक सीमाओं से लगा हुआ है। मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण पश्चिम में यमन और पूर्वी सीमा पर ओमान तक पहुंचता है। ठीक है, अगर बात करें लास्ट कालाहारी मरुस्थल की, तो यह दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा शुष्क से अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र है जो बोत्सवाना के अधिकांश भाग और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। कह रहे हैं स्थित नहीं है, तो कालाहारी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश सही सुमेलित है। ऑप्शन ए मैकेंजी जर्मनी, बी आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, सी डार्लिंग टर्की या डी डेन्यूब रूस। देखिए, जो मैंने मैपिंग की कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को कवर किया, आपको मैकेंजी नदी और डेन्यूब नदी तो डेफिनेटली याद आ गई होगी। अगर किसी ने इतने लोगों में से
किसी ने भी उन वीडियोस को देखा है, और मैंने बहुत सिंपल वे में बहुत आराम से उन वीडियो को बनाया है। तो अगर बात करें मैकेंजी नदी, आपको पता है फिनले नदी के दो प्रमुख ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ठीक है, ये आपकी वहीं पड़ती है। कौन? मैकेंजी नदी। आमू दरिया ऑक्सस की बात करें तो ये निकोलस रेंज, पामीर पर्वत, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अगर ये डार्लिंग आपकी आती है हमारे डार्लिंग, आप हमेशा ऑस्ट्रेलिया को ही प्रेफर कीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया की ही नदी है। डेन्यूब नदी की बात करें तो ये जर्मनी में, और ये आपकी जो मतलब कि नदी है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से काला सागर की ओर प्रवाहित होती है। अगर बात करें, कह रहे हैं कौन सही सुमेलित है, आमू दरिया आपकी सही सुमेलित है। मैकेंजी आपकी जर्मनी में नहीं पड़ती, डेन्यूब आपकी जर्मनी में पड़ती है, डार्लिंग आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है डैश, बोरा, बी ब्रिक फिल्टर, सी लेविचे, या डी चिनूक, ठीक है। तो ये कथन से है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यूपीएससी इसी तरीके को कॉन्सेप्ट को पिक करता है। और ये जो नाम आप देख रहे हैं बोरा, लेविचे, चिनूक, ब्रिक फिल्डर, ये वहाँ के लोकल नाम है या स्थानीय पवने कह सकते हैं। बोरा आपकी एडियाटिक सागर के पास के क्षेत्र में उत्तर से उत्तर पूर्वी कैटाबेटिकस पवने पूर्वी यूरोप से उत्तर पूर्वी इटली तक की ओर बहती है। ब्रिक फिल्डर की बात करें तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में गर्म और शुष्क पवन है, तो ये आपकी मतलब कि अमेरिका की हो ही नहीं सकती। अगर हम लेवेचे की बात करें तो स्पेन में गर्म पवने सहारा रेगिस्तान से चलने वाले कम दबाव वाले क्षेत्र से पहले गर्म दक्षिणी हवा। चिनूक की बात करें तो यह एक गर्म शुष्क हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा चिनूक, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। सेकंड, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कोड है आपका ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं हिमाच्छादित के बारे में। हिमनद भू आकृतियाँ आपकी हिमाच्छादित पर्वतों में सर्क सबसे आम भू आकृतियाँ हैं। तो अगर बात करेंगे तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय पवन ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। ऑप्शन है संताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, या डी आयन मंडल। हालांकि जो नए बच्चे जुड़े हैं या जो नए एस्पायरेंट है उनके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, बाकी सबको इसका आंसर पता है, बहुत ही सिंपल है, मध्य मंडल, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है, तो मध्य मंडल, ओके।